हेलो एवरीवन, वेलकम टू निमोनिक्स डीएलएड। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस गणित पेडागोजी के, जो प्रीवियस ईयर के बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। उनको हम लोग आज लिए हैं और उनको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। आप सभी लोगों का इस ब्यूटीफुल से सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आगे सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आज आप लोग की स्क्रीन पे सबसे पहला क्वेश्चन जो है वह एनसीएफ 2005 से रिलेटेड है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में यह उल्लेख किया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यहाँ महत्वाकांक्षी से तात्पर्य निम्नलिखित में से किसकी उपलब्धि है? इस क्वेश्चन को पढ़िए और ये चार ऑप्शन है, इनमें से बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। आप लोग देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए बात करते हैं एनसीएफ 2005 में। तो एनसीएफ 2005 में दो उद्देश्य बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, संकीर्ण उद्देश्य और उच्च उद्देश्य। तो एनसीएफ 2005 आ गया तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों उद्देश्य में से कोई एक ही होगा। ठीक, बहुत ही बिरले क्वेश्चन होंगे जिनमें से इन दोनों में से ना हो कोई भी। तो ठीक, तो यहाँ देख लेते हैं हम लोग संकीर्ण उद्देश्य कौन से होते हैं, उच्च उद्देश्य कौन से होते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है, आप लोग एक बार देख लें प्रीवियस वीडियो। फिर भी मैं यहाँ पे एक बार बता देता हूँ। संकीर्ण उद्देश्य संख्यात्मक कौशलों का विकास करना ही संकीर्ण उद्देश्य है। और उच्च उद्देश्य क्या है? समस्या समाधान कौशलों का विकास करना उच्च उद्देश्य में आता है। तो यहाँ प्रश्न में क्या दिया हुआ है? महत्वाकांक्षी बनाना। तो बालक महत्वाकांक्षी बन जाए, इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उसमें समस्या समाधान कौशलों का विकास होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे सबसे करेक्ट जो ऑप्शन है, करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, गणित के उच्च उद्देश्यों की पूर्ति। क्योंकि गणित के उच्च उद्देश्यों में समस्या समाधान कौशलों का विकास होता है। तो ये उद्देश्य दोनों आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे है, पढ़िए। कक्षा 2 से सम संख्या और विषम संख्या की संकल्पना का परिचय मूर्त वस्तुओं की दी गई संख्या के साथ युगलन के क्रियाकलाप द्वारा किया गया है। इसके पश्चात शिक्षिका ने छात्रों से यह जांच करने के लिए कहा कि वह यह देखे कि रंगों के डिब्बों में क्रेयॉनों की कुल संख्या सम है अथवा विषम। उनकी गणित की कॉपी में कागजों की संख्या सम है अथवा विषम। क्रेयॉनों या फिर पेजों की सम अथवा विषम संख्या ज्ञात करने का यह कार्य क्या है? आप देखिए, ऑप्शन पढ़िए और अंदाजा लगाइए कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं इसको। तो देखिए, अगर कोई शिक्षक कक्षा में पढ़ाने के बाद, कक्षा में ही पढ़ाने के दौरान ही अगर वो मूल्यांकन करता है, तो वह यह जांचने की कोशिश करता है कि मैंने जो बच्चों को पढ़ाया और बच्चों ने जो सीखा उसके अंदर कोई गैप तो नहीं है, बच्चों ने पूरा पूरा अच्छे से समझ तो लिया है। इसकी जांच करने के लिए जो शिक्षक है वह कक्षा में ही मूल्यांकन करता है। और पढ़ाने के दौरान ही और पढ़ाने के साथ साथ किया हुआ मूल्यांकन क्या होता है? अधिगम के लिए मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल ही करेक्ट है। इसमें क्या होता है कि कक्षा में अगर शिक्षक पढ़ा रहा है तो उसी के साथ साथ अगर मूल्यांकन करते चलता है तो यह मूल्यांकन जो है अधिगम के लिए मूल्यांकन होता है। ऑप्शन नंबर ए। और एक मूल्यांकन होता है जो 2-3 महीने बाद टेस्ट के रूप में हम लोग देते हैं, टेस्ट देते हैं एग्जाम में, ईयरली एग्जाम देते हैं। वह मूल्यांकन कौन सा होता है? वो भी अगर किसी प्रश्न में पूछ ले तो वह मूल्यांकन जो होता है वो अधिगम का मूल्यांकन है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो उस प्रश्न के लिए है, बट इस प्रश्न के लिए करेक्ट ऑप्शन जो है वो अधिगम के लिए मूल्यांकन है। कक्ष में कक्षा के दौरान किया गया मूल्यांकन क्या होता है? अधिगम के लिए मूल्यांकन है। इतना आप लोग याद रखें। इस प्रश्न को आप लोग कैसे भी मोड़ तोड़ के पूछे बिल्कुल सही कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे है। नीचे दिए गए चित्र में कुल कितने आयत हैं? इसको समझिए और करेक्ट ऑप्शन बताइए। चलिए देखते हैं। उपरोक्त प्रश्न जांच कर रहा है। देखिए, सबसे पहले तो अगर बालक से ये बोला जाए कि इसमें कुल कितने आयत हैं, तो बालक को यह समझ होनी चाहिए कि आयत होता क्या है।
और आयत का उसके अंदर समझ होनी चाहिए कि आयत कौन सी आकृति होती है। अगर इसका उसके अंदर समझ है तभी वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा। तो इस प्रश्न से कि हम लोग क्या जांच रहे हैं, शिक्षार्थी के ज्ञान की नहीं, शिक्षार्थी के समझ की, शिक्षार्थी की सृजनात्मकता की, शिक्षार्थी के याद करने की शक्ति को। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो हम लोग का है ऑप्शन नंबर बी कि शिक्षार्थी के समझ की, मतलब शिक्षार्थी में समझ है आयत के प्रति कि आयत क्या होता है और कौन सी आकृति को आयत बोलते हैं। उसकी समझ होने के बाद ही जो बालक होगा वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा। इसलिए और इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, शिक्षार्थी के समझ की। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे है, किसी छात्र से नीचे दिए गई संख्याओं को पढ़ने के लिए कहा गया। ये संख्याएं हैं, उसने इन्हें इस प्रकार पढ़ा: 30, 6, 40, 8, 408, 40, 10। पढ़ने में त्रुटि का कारण है। इस क्वेश्चन को पढ़िए और नीचे ऑप्शन दिए हैं, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए, सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं, छात्र को गणित की कक्षा अच्छी नहीं लगती और कक्षा उबाऊ लगती। ये तो बिल्कुल ही गलत ऑप्शन है, क्योंकि गणित की कक्षा अच्छी नहीं लगती या अच्छी लगती है, ये तो कभी भी ऑप्शन, किसी भी क्वेश्चन के लिए ऑप्शन ये करेक्ट हो ही नहीं सकता है, किसी भी क्वेश्चन के लिए, तो ये गलत है। छात्र ने स्थानीय मान की संकल्पना तो समझ ली है, ये भी गलत है, क्योंकि अगर स्थानीय मान की संकल्पना उसने समझ ली होती तो वो 30, 6, 40, 8 कभी नहीं बोलता, तो ये भी गलत है। छात्र गणित का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त नहीं है, कोई भी बालक किसी भी सब्जेक्ट को सीख सकता है, इसलिए यह ऑप्शन भी गलत है। छात्र स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझता है और इससे केवल 2 अंकीय संख्याओं को पढ़ना आसान लगता है, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि छात्र स्थानीय मान की संकल्पना को समझा ही नहीं है और उसने क्या किया है कि बस दो अंकीय संख्याओं को पढ़ना ही आसानी से सीखा है। इसलिए उसने क्या किया है कि स्टार्टिंग में 2 अंकों को पढ़ लिया, 30, 6, फिर 408 में से भी स्टार्टिंग का 40 और फिर 8 पढ़ लिया। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सबसे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, छात्र स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझता है और इसे केवल 2 अंकीय संख्याओं को पढ़ना आसान लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 5 + 3 = क्वेश्चन मार्क है, इस सीमित उत्तर प्रश्न का तदनुरूपी मुक्त उत्तर प्रश्न होगा। ऑप्शन पढ़िए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, देखिए ये 2 कॉन्सेप्ट हैं, वो मैं बता देता हूँ कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं। सीमित उत्तर प्रश्न कौन से होते हैं? सीमित उत्तर प्रश्न, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, जिसमें एक ही उत्तर हो और उनको करने का एक ही विधि हो, वैसे प्रश्नों को सीमित उत्तर प्रश्न बोलते हैं। मुक्त उत्तर प्रश्न कौन से होते हैं? जिसमें किसी क्वेश्चन का एक से अधिक उत्तर हो या फिर ऐसा कोई क्वेश्चन जिसके एक से अधिक करने की विधियां हो, उनको मुक्त उत्तर प्रश्न बोलते हैं। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और देखिए ये है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये एग्ज़ाम में पूछेगा ही ना किसी रूप में तो पूछने वाला ही है, ये मान के चलिए। तो देखिए अब इसमें क्या, इस सीमित उत्तर प्रश्न का ये भी बता दूं, ये सीमित उत्तर प्रश्न क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 5 + 3 करेंगे तो 8 आएगा, एक ही उत्तर आएगा, इसका कोई और उत्तर नहीं आएगा, इसलिए ये सीमित उत्तर प्रश्न हो गया ये। अब बात करते हैं इसका मुक्त उत्तर प्रश्न कौन सा होगा। तो इसमें से ऑप्शन क्या होगा, 5 और 3 का योग ज्ञात कीजिए। 5 और 3 का योग ज्ञात करेंगे तो 8 होगा, एक ही उत्तर आ रहा है, ये ऑप्शन गलत हो गया। 5 में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि ताकि 8 प्राप्त हो, तो 5 में हम लोग बस 3 जोड़ सकते हैं तो 8 प्राप्त हो जाएगा, ये भी एक ही आंसर है, इसका एक उत्तर है गलत। कोई ऐसी 2 संख्याएं बताइए जिनका योग 8 है। अब यहाँ देखिए, कोई ऐसी 2 संख्याएं बताइए जिनका योग 8 है, तो 5 + 3 = 8 होता है, 4 + 4 = 8 होता है। तो हमने देखा कि इसके एक से अधिक उत्तर हैं, इसलिए यह जो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ये बिल्कुल करेक्ट है, यह मुक्त उत्तर प्रश्न है। ठीक है, आई होप कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये दिमाग में बैठा के चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो आप लोग के स्क्रीन पे है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर संक्रियाओं मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, और आप लोग ऑप्शन देखिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं। यहाँ मैंने पहले ही बता दिया कि एनसीआर 2005 में दो उद्देश्य बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, संकीर्ण उद्देश्य और उच्च उद्देश्य। यहाँ भी सेम वही क्वेश्चन है, यहाँ दिया है प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर संक्रियाओं मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण है। अब संख्याओं का कौशल जो विकास है, संख्याओं का कौशल का विकास, वह किस में आता है? संकीर्ण उद्देश्य में आता है। तो इसलिए यहाँ पे कुछ और पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, हम लोग सीधा ऑप्शन डी लगाएंगे, गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। अगर यहाँ पे समस्या समाधान कौशलों का विकास टाइप का कुछ रहता है तो हमारा उच्च उद्देश्य हो जाता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी है, गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे। आकांक्षा गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है। गणित की अच्छी अध्यापिका के लिए आवश्यक है उनके पास, ऑप्शन है, आप लोग देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए सबसे करेक्ट ऑप्शन इसमें कौन सा होगा, देखते हैं, पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। अच्छा संप्रेषण कौशल तथा बंद अंत वाले प्रश्नों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, ये ऑप्शन गलत है। बंद अंत प्रश्न, इससे तो इसका कुछ मतलब ही नहीं है। एक अच्छे टीचर के लिए इस क्वेश्चन से क्या मतलब है? गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए अवधारणात्मक ज्ञान, समझ और योग्यता होनी चाहिए, यह बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। वास्तविक जीवन से जोड़ने वाली बात आ गई इसमें, और साथ साथ अवधारणात्मक ज्ञान, समझ और योग्यता होनी चाहिए, यह बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसलिए हम लोग इसको आगे लगाएंगे, आगे के ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 8। कक्षा 4 का छात्र अर्जुन संख्या प्रणाली से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दे सकता है, परंतु संख्या प्रणाली पर आधारित समस्याओं के हल लिखने में गलतियां करता है। लिखने में उसकी त्रुटियों को सुधारने के लिए सबसे अच्छी उपचारात्मक तकनीक है। क्वेश्चन को पढ़िए और ऑप्शन देखिए कौन सा सही है। देखिए यहाँ पे बालक जो है मौखिक रूप से तो प्रश्नों को सॉल्व कर दे रहा है, मौखिक रूप से उत्तर तो दे ही दे रहा है, परंतु इसमें क्या है, बच्चे के साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो हल करने में सहजता महसूस नहीं कर रहा है, वो हल नहीं कर पा रहा है क्वेश्चंस को, हल लिख के हल नहीं कर पा रहा है क्वेश्चंस को, ये उसकी सबसे बड़ी समस्या है। तो ऐसे बालकों से हमको ऐसे डील करना चाहिए, उनको हमें लिखने की आदत डालनी चाहिए। वो भी कैसे, उस क्वेश्चंस को थोड़ा सा पार्ट उसको सॉल्व करके और आगे थोड़ा सा फिल इन द ब्लैंक्स कर देंगे, डैश डाल देंगे, और उसके बाद बच्चे को बोलेंगे कि आप इसको फिल करें। तो इससे बालक क्या करेगा, जो पहले से हमने सॉल्व करके दिया हुआ उसको भी समझेगा, फिर आगे क्या करना है उसको करके उसके बाद उसको फिल कर देगा। यह सबसे उच्चतम टेक्निक है बालकों से डील करने की, ऐसे बालकों से डील करने की। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसको एक कार्यपत्रक देना जिसमें समस्याएं आंशिक रूप से हल की गई हों और उसे खाली स्थान भरने हों, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सा खुला अंत वाला प्रश्न है? अभी मैंने खुला अंत और बंद अंत वाले प्रश्नों की बात की, उसी प्रश्न से रिलेटेड यह क्वेश्चन भी है, आप लोग बताएं कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें दो जो ऑप्शन है वो बिल्कुल एक तरह से मिलते जुलते हैं, दोनों एक तरह से सही हैं, परंतु एक जो बिल्कुल सटीक आंसर है उसको हमको लगाना है। देखिए देखते हैं, इसमें मैंने बताया कि खुला अंत वाला प्रश्न कौन सा होता है, एक वैसे प्रश्न जिनका एक से अधिक उत्तर हो और ऐसे प्रश्न जिनका सॉल्व करने का एक से अधिक विधियां हो। तो इसमें देखिए दो ऑप्शन है, एक है कोई दो संख्याएं लिखिए जिनका गुणनफल 45 हो, तो इसके भी क्या हो सकते हैं, 15 गुणे 3 45 ही होता है, 9 गुणे 5 9 5 45, ये भी मतलब एक से अधिक उत्तर हैं इसके। परंतु ऑप्शन नंबर ए भी देखते हैं, ए में क्या है, आप 15 को 3 से गुणा किस प्रकार करेंगे? 15 को 3 से गुणा करने की अलग अलग विधियां भी हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग क्या 15 को 3 से गुणा किस प्रकार करेंगे, तो 15 + 15 + 15, 3 बार 15 लिख दिए,
ये भी तो यही है, 15 को 3 से गुणा किस प्रकार करेंगे, तो 3 बार 15 लेके ऐड कर देंगे, बात वही है। ये एक विधि हो गई, ठीक है। एक विधि ये हो गई 15 × 3, ये भी विधि हो गई। तो इसको भी गुणा करने की एक से अधिक विधि है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग और सॉल्व कैसे करेंगे, एक और विधि देख लेते हैं। 15 का अगर पहाड़ा पढ़ देंगे, 15 × 15, 15×2 30, 15×3 45, ये भी एक विधि हो गई। 15 को 3 से गुणा किस प्रकार करेंगे। तो अब हमने ये जाना कि ये दोनों ऑप्शन थोड़े थोड़े सही सही से लग रहे हैं, तो परंतु हमको ये यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ एक से अधिक अगर विधियाँ वाला कोई ऑप्शन आ गया तो वो बिल्कुल करेक्ट होगा, उसको हम लोग प्राथमिकता देंगे। इसलिए यहाँ पे सबसे करेक्ट ऑप्शन नंबर ए। आप 15 को 3 से गुणा किस प्रकार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 सिफारिश करती है कि प्राथमिक स्तर पर गणित को शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। ऑप्शन देखिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन जो है वो देखते हैं, उच्चतर गणित के लिए तैयारी, ये गलत ऑप्शन है। गणित के अमूर्त विचार जानना, ये भी गलत है। पहले पूरा ऑप्शन पढ़ेंगे तो आइडिया लग जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी गलत बोल दे रहा हूँ क्योंकि मैंने पूरा ऑप्शन पढ़ लिया है। तो देखिए, कक्षा कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों की दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना। देखिए अब दैनिक जीवन से जोड़ने वाली बात जहाँ आ गई वहाँ तो वही ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन। कक्षा कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों की दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना, यही गणित को शिक्षा का केंद्र मानकर चलना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, आप लोग स्क्रीन पे है। अध्यापक ने कक्षा 4 के छात्रों को 36 टाइल दी और उन्हें सभी संभव आयतों में व्यवस्थित करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना को संबोधित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन देखिए और बताइए कौन सा सही है। तो देखिए ऐसे प्रश्न में क्या है कि इस प्रश्न को 36 टाइलों को अरेंज करने के लिए हमको गुणनफल की ज़रूरत भी पड़ जाएगी, क्षेत्रफल उसका एरिया भी हमको ज़रूरत पड़ जाएगा, गुणनखंड की भी जरूरत पड़ जाएगी। परंतु यहाँ पे एक इरेलेवेंट ऑप्शन जो है वो आयतन है, वॉल्यूम। ये 3D की बात कर रहा है, आयतन 3D में होते हैं, तो यहाँ पे तो आयतन का कोई चांस ही नहीं कि आयतन हो, इसलिए यह बिल्कुल इरेलेवेंट ऑप्शन है और इसको हम लोग टिक करेंगे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 12। कक्षा 2 के विद्यार्थियों को एक शिक्षक योग सिखा रहा है, निम्नलिखित में कौन सी युक्ति अनुसरण सर्वाधिक उपयुक्त है। चलिए देखते हैं। देखिए अगर कोई शिक्षक बालक को कक्षा में जोड़ सिखा रहा है, योग सिखा रहा है, तो सबसे पहले वो संख्याओं को लिख के योग नहीं सिखा सकता, पहले उसको शब्दों वाले प्रश्नों की सहायता से योग सिखाना रहता है। जैसे मान लीजिए मैंने बोल दिया मोहन के पास 3 पेंसिलें हैं और राम के पास 3 पेंसिलें हैं, तो बालक को बताओ कितनी पेंसिलें हुई। तो बालक ऐसे शब्दावली वाले प्रश्नों से ज़्यादा अच्छे से समझ सकता है, इसलिए ऐसे ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। कक्षा 2 में शाब्दिक प्रश्नों को न कराया जाए, ये गलत हो गया। शाब्दिक प्रश्नों का प्रयोग केवल मूल्यांकन हेतु किया जाना चाहिए, गलत हो गया। योग को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए, ये बिल्कुल करेक्ट है, जैसा मैंने अभी बताया। शाब्दिक प्रश्नों को अध्याय के अंत में कराया जाना चाहिए, गलत है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 12 का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे। गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, यह कथन है, बिल्कुल सही है। गणित में त्रुटियां तो होनी चाहिए, तभी बालक सीखेगा। चलिए अब आगे देखते हैं इसमें। गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, मतलब शिक्षण के दौरान, मतलब बालक जब सीखता है तो इसमें त्रुटियां भी तो होता है, त्रुटियां भी तो करता है कुछ, इसका मतलब ये हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 13 का देखिए ऑप्शन कौन सा सही है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पे इरेलीवेंट हैं। ऑप्शन नंबर ये देखते हैं गलत, क्योंकि गणित में त्रुटियों का कोई स्थान नहीं है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। गलत क्योंकि त्रुटियां लापरवाही, ये भी गलत है। सही क्योंकि ये बोध कराती है कि बच्चे गणित की अवधारणा की किस प्रकार रचना करते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है।
क्योंकि गलतियों और त्रुटियों से ही तो हमको पता चलेगा कि बच्चा गणित की अवधारणा को किस प्रकार एक्सेप्ट करते हैं और उसको किस प्रकार सोचते हैं। तो इसलिए 13 का बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी है। चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन पढ़िए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए, संख्या 9 के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, स्थानीय मान सिखाते समय शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, पढ़ाई जाने वाले प्रथम संख्या शून्य होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। तो देखिए, यहाँ सबसे करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि बच्चों को पहले संख्याओं का हमको बोध करवाना चाहिए, उसके बाद ही हम उसको शून्य का परिचय दे सकते हैं। अगर स्टार्टिंग में हम उसको शून्य बता देंगे तो बच्चा उसको समझ नहीं पाएगा, उसको वो कोरिलेट नहीं कर पाएगा कि शून्य आखिर है क्या। इसलिए बच्चों में अगर संख्याओं का विकास हम लोग पहले करवा दें, उसके बाद उसको शून्य से परिचय करवाया जाए, तो यह बिल्कुल उत्तम शिक्षण विधि है। चलिए, अब 14 का डी हो गया, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 15। कक्षा 3 के विद्यार्थियों को आधे की संकल्पना का परिचय देने के लिए शिक्षक निम्नलिखित क्रियाकलापों की योजना बनाता है। आप लोग पढ़ें और बताएं कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए, सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए मान लें आधे की संकल्पना शिक्षक बच्चे को बता रहा है, तो सबसे पहले शिक्षक क्या करेगा? पहले शिक्षक उस आधे की संकल्पना को बताने से पहले बच्चों को वैसे मूर्त वस्तुओं से परिचय करवाएगा। सबसे पहले मूर्त वस्तुओं से परिचय कराएगा, फिर उसको आधा बाट काटेगा, आधा काट के आधा जो टुकड़ा हो गया उस चित्र को बच्चे को दिखाएगा, फिर एक कहानी सुनाएगा उससे रिलेटेड, और फिर लास्ट में आधे का चिन्ह बच्चे को लिख के दिखा देगा। जैसे एक उदाहरण देखते हैं, मेरे पास एक सेब है और मुझे बच्चे को आधे की संकल्पना का परिचय करवाना है, तो मैं पहले बच्चे को सेब दिखाते हुए, मूर्त पदार्थ हो गया ये, तो बच्चे को सेब दिखाते हुए फिर उसको आधे से काटूंगा, आधा काट के 2 पार्ट में कर दिया, फिर आधे को बच्चे को मैंने दिखाया कि ये देखिए आधा ये हो गया, ये प्रदर्शित करता है आधा। फिर मैंने बच्चों को कहानी सुनाई कि सेब को मैंने 2 भागों में काट के एक आधा भाग रामू को दे दिया, एक आधा भाग शामू को दे दिया, और ऐसे मैंने बच्चों को एक कहानी बता दी। अब क्या मैंने लास्ट में अब क्या किया कि अब बच्चा इस कॉन्सेप्ट को सीख गया, तो लास्ट में मैंने बच्चे को आधे का चिन्ह बताया। आधे का चिन्ह का मतलब यहाँ पे 1/2 से है। लास्ट में मैंने बच्चे को 1/2 लिख के बता दिया कि 1/2 आधा ऐसे लिखते हैं। तो अब देखिए इस ऑप्शन में क्या हुआ। सबसे पहले मैंने मूर्त वस्तुओं की बात की, तो सबसे पहले पहला प्रोसेस ऑप्शन नंबर 3 बहुत सारे मूर्त पदार्थों के आधे में विभाजित करता है, ऑप्शन नंबर 3 हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बच्चों को आधे का चित्र दिखाएंगे उसको काटने के बाद, तो चित्र दिखाता है इस जिसमें आधा प्रदर्शित किया गया है। 3 के बाद फर्स्ट आ गया। अब उसको उससे रिलेटेड एक कहानी सुनाता है, तो उसके बाद क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, कहानी या शब्दों के प्रयोग से आधा प्रदर्शित करता है। फिर लास्ट में बच्चा अब आधा, जो शिक्षक है वो बच्चे को आधा का चिन्ह दिखाता है, आधा का चिन्ह लिखता है। तो ये ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 2 आधे का चिन्ह लिखता है। इसलिए सबसे करेक्ट जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए, पहला 3rd ऑप्शन, फिर फर्स्ट करेगा, फिर 4th करेगा, फिर 2nd करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 16। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, नहीं की बात की है, नहीं होना चाहिए। चलिए बात करते हैं हम लोग इस पर। प्राथमिक कक्षा में बच्चों के गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। गणितीय अवधारणाओं को समझना, इस पर तो ध्यान होना चाहिए। गणितीय भाषा का विकास, समझ सही है, इस पर भी ध्यान होना चाहिए। गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता, देखिए बालक कभी भी
स्टार्टिंग में गणित की समस्याओं का सटीक जवाब नहीं दे सकता, इसलिए हमको इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए उसके आकलन में। इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 17। रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसे संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जा सकता? तो सबसे पहले तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता दूं, इस क्वेश्चन में एक ही कॉन्सेप्ट है, वही मैं बता देता हूँ क्या है। देखिए, रोमन नंबर्स में स्थाई मान का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, प्लेस वैल्यू का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता है रोमन नंबर्स में। परंतु हमारा जो लैंग्वेज है, जो हम लोग गिनती लिखते हैं, उसमें स्थानीय मान का वैल्यू होता है। इसलिए यहाँ पे फर्स्ट जो ऑप्शन है, रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजित नहीं करते हैं, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है। सही बात है, इसमें स्थानीय मान नहीं होता। जैसे मान लें हम रोमन में 1 लिख दिए, 2 लिख दिए, यही सब तो लिखते हैं हम लोग, 3 लिख दिए, 4, ऐसे ही ये बढ़ता जाता है। 50 लिखना है तो 50 के लिए भी अलग से रोमन नंबर है, वहाँ स्थानीय मान का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इसलिए यहाँ का जो करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर ए है। स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है। इसलिए 17 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन यहीं पे कंप्लीट हुआ। आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे, और इनमें जितना भी कॉन्सेप्ट डिस्कस किया गया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। आप लोग अच्छे से इसको देख लें, समझ लें, और अपना फीडबैक ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में, जैसे भी हो। और सबसे अब फिर नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ हम लोग फिर आएंगे और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक टेक केयर गाइज, बाय बाय।